50 है। मैं खुशकिस्मती से आज उन्होंने मुझे टाइम दिया। जो मैंने कहा था ना, बड़े आदमियों के पास वक्त नहीं होता, इसलिए कि वो खुद वक्त होते हैं। तो बड़े भाई और लेफ्टिनेंट जनरल नईम खालिद लोधी रिटायर्ड, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। माइट है, लेकिन ये याद रखें उनकी सबसे बड़ी पावर है परसेप्शन मैनेजमेंट, कि दूसरे मुल्कों के अवाम की सोच को बदलना। आज तक कोई जंग जीती नहीं है, पाकिस्तानी फौज सिर्फ बिजनेस वगैरह में लगी हुई है। मैं इस पर अगर आप जान लें, देखिए बात ये है, जो जाता है किसी अगर कोई जीत रहा हो तो क्या वो जाता है कि किसी के पास? नेवर। हारने वाला जाता है, हारने वाला जाएगा। तो ये जो हमने आजाद की बात फिर ये है कि उनकी नेवी सारी छुप गई। अब मुझे कोई बताए कि जो बातें होती हैं कि हमने जंगें हारी हैं, तो 47-48 की जंग हमने कैसे हारी है? ये जंग हमने कैसे हारी है? 65 वाली हमने ये जंग जीती है। कोई मुझसे, मैंने भी और मैंने दलीलों के साथ है कि पाकिस्तानी फौज ने जंगें हारी हैं, पाकिस्तानी फौज ने सब जंगें जीती हैं सिवाय 1971 की जंग के। और ये जो हमारे शाहीनों ने अभी किया, साइकोलॉजी पढ़ने का शुरू से ही शौक था। अच्छा, माशाल्लाह। और इसी पर मैंने सारी किताबें पढ़ी हैं, जितने मेंस का साइकोलॉजिस्ट हैं उनको पढ़ा है, और ये मुझे बहुत फ़ायदा पहुंचाता था अपने प्रोफेशन में भी, माशाल्लाह। क्योंकि आप छांव तलाश करना, वाह वाह सर, खड़े भी होना तो दलदलों में, फिर अपने पाँव तलाश करना। ब्यूटीफुल सर, ये काफ़ी उनकी नज़र में अच्छी। कोई काम मुझे दे दें जो कि समझा जाता है कि मैं कर सकता हूँ, तो वो करके मुझे बड़ी खुशी होगी कि मैं अपने आवाम के लिए कुछ फायदा। माशाल्लाह सर, ये इतनी खुदा ना खास्ता कोई और फौज आ गई तो फिर आपको पता चलेगा कि इज्जतें कैसे मिसमार की जाती हैं, और फिर आपको पता चलेगा कि गुर्बत किसको कहते हैं, और फिर आपको पता चलेगा कि आज़ादी की क्या कीमत है। अल्लाह ना करे कि वो वक्त कभी आए, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं ब्रिगेडियर तारिक ज़मान रिटायर्ड, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वो स्टाइल टच। एक बड़ा अच्छा शेर है कि मत सहल हमें जानो, फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलते हैं। मुख्तार मसूद ने अपनी किताब आवाज़ दोस्त में एक जगह लिखा कि बड़े आदमियों के पास वक्त नहीं होता, इसलिए कि वो खुद वक्त होते हैं। दोस्तों, मेरी नज़र में बड़ा इंसान मालो दौलत या दुनियावी हैसियत के हवाले से नहीं होता। बड़ा इंसान वो है जिसके अफकार, जिसकी दानिश, जिसकी अक्ल, जिसका किरदार वो बड़ा हो। अच्छा, ऐसे ही एक बड़े शख्स से, एक शख्सियत से आज नहीं बचपन से मुतासिर था। बचपन से मुराद ये है कि जब मैं क्लास 7 में था तो मेरे बड़े भाई वो रिटायर्ड एज ए लेफ्टिनेंट कर्नल, वो पीएमए ज्वाइन किया उन्होंने। तो जब वो टर्म ब्रेक पे आते थे तो उनके पास पीएमए की फोटोग्राफ्स होती थी। मैंने वहाँ उस शख्सियत को वहाँ से देखना शुरू किया, तो एक गायबाना सा आपकी एक मोहब्बत, एक वाबस्तगी हो जाती है। बाद में जब फाइनल टर्म में भाईजान आते थे तो उनके कंधे पे वो रेड टेप, क्रॉस बेल्ट, तो ही टोल्ड मी कि ये हमारे एसयू भी हैं, सीनियर अंडर ऑफिसर भी हैं, खालिद कामनी पीएमए। बाद अज़ां मेरी खुशकिस्मती कि जब मैंने भी इंस्पायर होकर इन बड़े भाइयों से आर्मी ज्वाइन की, तो आई ऑल्सो केम टू कोर ऑफ इंजीनियर्स। वो तो कोर ऑफ इंजीनियर्स में गए होंगे माशाल्लाह, बिकॉज ही प्रॉब्ली पास्ड आउट इन फर्स्ट 3-4, अपॉइंटमेंट की वजह से भी और काबिलियत की वजह से। तो मुझे तो क्लेम की वजह से मिल गई कि फादर जो थे वो कोर ऑफ इंजीनियर्स में थे, तो आई ऑल्सो ज्वाइन इंजीनियर्स। फिर उनके फुटप्रिंट्स फॉलो करते रहे। एक वक्त ये आया कि वो बड़े भाई, वो मेहरबान और मैं एक यूनिट में हम इकट्ठे भी हुए। गालबन भावलपुर डिवीजन की यूनिट थी, एस्केलेशन चल रही थी। और मुझे ये भी याद है कि हासिलपुर में कड़ी धूप में जून जुलाई जब हमने कैंप किया हुआ था, तो हमारे बटालियन 2AC थे, तो हम सारे टाली के दरख्त, शीशम का दरख्त, आम का दरख्त नहीं था दोस्तों। कड़ी धूप और जून जुलाई और भावलपुर हासिलपुर का एरिया, ये लोग जो अक्सर बात करते हैं ना कि आर्मी ये वो फला, उस पर तो हम आएंगे। यकीन करें, वो कड़ी धूप और वो डेजर्ट में एक रात एक दिन जो गुजारता है ना, उसके लिए मैं कहता हूं कि आफरीन है उसके ऊपर। ऐसे लोग, ये मुहाफिज, ये लोग आपके जो दिफाए वतन के जांबाज, जो जाने भी देते हैं और अपना वक्त भी देते हैं। मैं नहीं कि मैं भी वहाँ मौजूद था या वो मेरे बड़े भाई या मोहतरम सीनियर वो भी थे, जितने भी लोग हैं, चाहे वो सिपाही है चाहे वो जनरल ऑफिसर है, वो आपका मुहाफिज है। खैर, इस पे तो बात मुख्तसर करता हूँ, आगे चलता हूँ। तो बात यह है कि उनके साथ वहाँ पे भी टाली के दरख्तों के नीचे बैठ के, मुझे याद है कि कभी हम बुनियान में, इतनी शदीद गर्मी थी, एस्केलेशन भी था,
तो बॉर्डर पे भी बैठना था, तो वहाँ पे भी उनसे बहुत कुछ सीखा। बाद में खुशकिस्मती से एक और यूनिट के हवाले से भी फिर हमारा साथ हुआ, सॉल्ट इंजीनियर्स, जहाँ पे उन्होंने कमांड किया। बदकिस्मती से ड्यूरिंग दी कमांड में उनके अंडर कमांड नहीं रहा, क्योंकि मैं स्टाफ कोर्स पे गया और वो डीएस थे, इंस्ट्रक्टर थे, वो यहाँ आ गए। अच्छा दोस्तों, मुख्तसर कि बाद में माशाल्लाह राइज करते करते वो 3 स्टार तक आए, इन्फेंट्री डिवीजन कमांड किया, उसके अलावा कोर कमांड की, और बड़ी प्राइज्ड अपॉइंटमेंट पे रहे। और दानश्वर हैं, मुफक्कर हैं, मैं उनको सुनता भी हूँ, उनको पढ़ता भी हूँ, उनका लिखे, उनके बोले हुए को भी लिखता हूँ, एट टाइम्स सीखता हूँ उनसे। और न सिर्फ मैं, बल्कि बहुत फैन फॉलोइंग है उनकी, दुनिया उनको इज्जत की निगाह से देखती है। मैं खुशकिस्मती से आज उन्होंने मुझे टाइम दिया। जो मैंने कहा था ना, बड़े आदमियों के पास वक्त नहीं होता, इसलिए कि वो खुद वक्त होते हैं। तो बड़े भाई और मैं छोटा भाई होने के नाते मैंने ये फ़ायदा उठाया और आज मैं उनके पास मौजूद हूँ। बहुत सारी बातें करेंगे इंशाल्लाह। सर बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे दोस्तों, आपकी सामने मैं जिनसे आपकी मुलाकात करा रहा हूँ, लेफ्टिनेंट जनरल नईम खालिद लोधी, रिटायर्ड। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। पहले तो आपने मुश्किलात का एक पहाड़ खड़ा कर दिया है अपने इब्तदाइया में इतनी तारीफ करके। सर लोगों को पता होना चाहिए कि इस काबिल मैं नहीं हूँ जितना ये तारिक साहब कह रहे हैं, लेकिन बहरहाल उस पर वक्त नहीं ज़ाया करते, बजाय इसके कि मैं यही कहता रहूँ कि ये गलत है। ये काफ़ी इन्होंने गलूस से काम लिया और दरोग गोई से काम लिया, लेकिन कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। जी सर बहुत शुक्रिया। कसर नफसी से आपने काम लिया सर, आप बड़े हैं इंशाल्लाह और रहेंगे, अल्लाह ताला ने आपको इज्जत दी। अच्छा सर, उसमें हम स्टार्ट ही इससे करते हैं कि हाइब्रिड वार, प्रॉक्सी वार, 5th जनरेशन वार, और ये सारा कुछ इस वक्त चल रहा है। बहुत सारी मुल्क दुश्मन कुव्वतें दशनाम तराजी पे भी वो हैं और वो इनडायरेक्टली भी कर रहे हैं। सर बहुत सारी इसके ऊपर हैं, मतलब स्टार्टिंग हम एक पहले उस पर सवाल लेते हैं कि अक्सर लोग जो एक रटा रटाया फिक्रा, जाहिर है कहीं से इम्पोर्टेड है बाहर से, कि जी कौन सी जंग पाक आर्मी ने जीती। सर इसके ऊपर हम तो अपने तौर पे तो वी कीप फाइटिंग, क्योंकि जिसने अपनी नस्लों से इस फौज को सर्व किया हो वो नहीं बर्दाश्त कर सकता। लेकिन सर जो शहीद होते हैं उनके लवाहिकीन भी नहीं बर्दाश्त कर सकते। यकीन कीजिए सर, इस तरह का एक वो प्रोपेगेंडा चलता है। सर काइंडली इस पे कोई रोशनी डालेंगे कि कौन सी जंग जीती, क्यों नहीं, ये लोग इस पे बात क्यों करते हैं? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये बहुत ज़रूरी है हमारे नौजवानों को ये समझने के लिए और आवाम को भी कि आज की जंगों की नौयत बिल्कुल मुख्तलिफ है सर। और वैसे भी हमेशा से जब से ये जंग जदल शुरू हुई है, जो जंग का एम है, मकसद है, वो होता है अपने मुकाबिल वाले जहन को हराना। सर जब आप जहनी तौर पे हरा दें अपने दुश्मन को, तो फिर बाकी उसके हाथ में तलवार शलवार गिर जाती है, हिल जाता है वो। तो आज के ज़माने में जब हम समझते हैं ना कि बड़ी कोई ताकत, सुपर पावर्स हैं, वो बड़ी इसलिए सुपर पावर्स हैं कि उनके पास इकॉनमी बहुत अच्छी है या पॉलिटिकल क्लाउट है, मिलिट्री अपना माइट है, लेकिन ये याद रखें उनकी सबसे बड़ी पावर है परसेप्शन मैनेजमेंट, कि दूसरे मुल्कों के अवाम की सोच को बदलना। और उसके लिए उनके पास बहुत टूल्स इस्तेमाल करते हैं, उसकी हम डिटेल में नहीं जाएंगे। तो हाइब्रिड वॉर तो हमेशा से रही है, जहाँ पर आप फिजिकल जंग भी करते हैं, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी करते हैं, लेकिन आजकल साइकोलॉजिकल वॉरफेयर करने के टूल्स जो हैं वो इतने ज़्यादा मुहैया हो गए हैं, मुयस्सर हो गए हैं, और अब बैक वक्त बहुत सारे जहनों पर यलगार एकदम कर सकते हैं। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है हाइब्रिड वॉर, इसलिए आजकल इसका जिक्र है। तो बहुत सारे बयानिए बनाए जाते हैं जिनको नैरेटिव्स कहते हैं। जी सर। उन नैरेटिव्स के गिर्द फिर कुछ हकीकतें होती हैं, कुछ फॉल्स चीज़ें होती हैं, उनको मिक्स करके वो फेंका जाता है और बार बार उसको लिया, कोई आपका एक छोटी सी गलती पकड़कर उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और इस तरीके से ये चलती है। अभी एक बयानिया आपने उसका जिक्र किया है कि पाकिस्तानी फौज ने तमाम जंगें हारी हैं, पाकिस्तानी फौज अपने ही लोगों पे हमला करती है, पाकिस्तानी फौज ने आज तक कोई जंग जीती नहीं है, पाकिस्तानी फौज सिर्फ बिजनेस वगैरह में लगी हुई है। मैं इस पर अगर आप देखिए, बात ये है, पहली बात ये है कि ये जो मैं बातें करूंगा ये वेरीफाई कर ले नाजरीन जो है फ्रॉम हिस्ट्री बुक्स, मुझ पे एतबार न करें, जो मैं कहूँगा वो सिर्फ सुन लें, इनको वेरीफाई कहीं और से करें। आप भी कभी किसी प्रोग्राम में इनको वगैरह निकाल। गिलगित बल्तिस्तान जब आज़ाद हुआ तो ख़ुद वहाँ के जो लोग थे, FC के या उनके जो उनकी लोकल पुलिस थी, उन्होंने वोट खड़े हुए सर, और वो फौजी का हिस्सा थे, बिल्कुल थे सर, उन्होंने उसको आज़ाद करवाया। ठीक है, एक मेजर साहब भी साथ मिल गए,
हमारे जी, मेजर सर। साहब थे, फिर वो बाहर के भी साथ मिले, वो एक अलग जी बात सर, है। तो बिल्कुल पहली है। बात तो ये है कि गिलगित बल्तिस्तान की आज़ादी में सिवाय अपनी फौज के, सिवाय अपने लोगों के, किसी का हाथ नहीं है। दैट्स राइट सर। आज़ाद कश्मीर ठीक है, आज़ाद कश्मीर के लोग जब उठे तो हमारे कबायली लोग वहाँ पर आए, उनके जी, साथ मिलकर वो जो आगे चले। हमारे जो उस वक्त कमांडर इन चीफ थे मसरवी, उन्होंने फौज देने से इनकार किया, तो सर। हमारे कुछ फौजी छुट्टी लेकर सिविल कपड़ों में उनके साथ मिल गए, लेकिन बहरहाल उनके पास हथियार नहीं थे। जी सर। तो ये लोग बढ़ रहे थे और पुंछ की तरफ, पुंछ तक पहुंच चुके थे और श्रीनगर की तरफ जा रहे थे, जी सर। और वो पसपा होती जा रही थी जितनी डोगरा सर। की फौजें थी। तो हिंदुस्तान ने अपनी फौजें उतारी श्रीनगर एयरपोर्ट के बिल्कुल ऊपर। ऐसे ही। उन्होंने अपनी एयरफोर्स ले आए तो इनका रुक गया जो ऑपरेशन था। ऑपरेशन था। सर। तो फिर जाके पाकिस्तानी फौज ने ये जो है ना अपनी आर्टिलरी जो है उसको सिर्फ इजाजत दी कि आप इनको, जो हमारे मुजाहिदीन हैं, इनको ठीक है करें। सर। जब आर्टिलरी आई तो उन्होंने फिर आगे बढ़ना शुरू कर दिया। वो वक्त था जब भारत भागा भागा गया, 1948 की बात जी है, सर। यूएनओ में कि सीज फायर करें। अब मुझे ये बताएं जो लोग सुन रहे हैं जिंदाबाद कि सर। जो जाता है किसी, अगर कोई जीत रहा हो वो तो क्यों क्या वो जाएगा? जाता है कि तो- किसी के पास? नेवर। हारने वाला जाता है हारने ना। वाला जाएगा। तो ये जो हमने आज़ाद कश्मीर हासिल किया, ये अपने जोरे बाजू से किया, और अभी हम आगे बढ़ रहे थे कि यूएनओ की रेजोल्यूशन आ गई और वहां पर हर चीज रुक गई। That's ये right. तो है कश्मीर वॉर। वो Yeah, उसके बाद हम चलते चले आए तो रन ऑफ कच्छ के एक 64 में हुआ, 65 से जरा पहले हिंदुस्तान ने कुछ इलाके पे कब्जा कर लिया जो हमारा इलाका था। हमारी फौज ने जाके छुड़वा लिया। बिल्कुल छुड़ाया अब था। छोटी फौज तारीख में थी, रकम है सर। ठीक है ना। Yeah. अब ये देख लें, अब किसी तारीख में है, ये है सर। 65 वॉर, जिसपे कि बहुत, इस पे मैं थोड़ी सी टाइम लूंगा। जरूर जरूर सर। देखिए, ये बात दुरुस्त है कि ऑपरेशन जिब्राल्टर जो है ये कश्मीर में शुरू किया गया, ठीक। और ये देखने के लिए था कि कश्मीरी किस हद तक तैयार है अपनी आज़ादी की जंग लड़ने के लिए। छोटा सा ऑपरेशन था, कमांडो ऑपरेशन था, कुछ लोग गए पार। ये भी आपको बता दूं कि उस वक्त उसको सीज फायर लाइन कहते थे, लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं थी। ओके। सीज फायर लाइन का ये मतलब था कि उसमें छोटी मोटी झड़पें होती रहती थी, सर। आना और जाना था, और सर। जहाँ चले जाते थे बस वहीं पर वो बन जाती थी नई बाउंड्री, कोई वो इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं था सर। तो जब हिंदुस्तान ने वो बंदे कुछ पकड़ लिए, कुछ हमारे लोग वापस आ गए, तो उन पर जब प्रेशर पड़ा तो उन्होंने हमले शुरू कर दिए आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों के ऊपर। तो उस प्रेशर को हटाने के लिए पाकिस्तान ने एक और ऑपरेशन किया जिसका नाम था ग्रैंड स्लैम। या सर। वो तवी की तरफ पेशकदमी थी, बिल्कुल। और वो ग्रैंड स्लैम भी कश्मीर के अंदर ही था। हाँ, बड़ा लेकिन कश्मीर के अंदर ही था, वही या सर। सीज फायर लाइन ही थी। बिल्कुल। अभी तक जंग शुरू नहीं हुई। जंग का मैं आपको डेफिनेशन भी बताता हूँ कि क्या वो। ग्रेट सर। जब उधर हुआ तो तब हिंदुस्तान ने सोचा कि भाई अब ये तो जंग करनी पड़ेगी, सर। क्योंकि ये जो ऑपरेशन है ये तो अपना ये कुछ इलाका ले न दे, और क्योंकि उस जमाने में रिवाज ये था कि जो आप इलाका ले लेते थे बस उसको छोड़ते नहीं थे, जहां तक हो गया। सर। तो उन्होंने फिर रात के अंधेरे में 5 और 6 की रात को लाहौर पे हमला किया, और सर। फिर 2 दिन के बाद सियालकोट पे हमला किया। मेन उनका सियालकोट वाला था, सर। लाहौर वाला डिस्ट्रैक्शन के लिए था। बड़ा अच्छा उनका प्लान था। या सर। उनके अहदाफ क्या थे? उनका हदफ था लाहौर पे कब्जा करना, या सर। उनका हदफ था सियालकोट पे कब्जा करना, सर। उनका हदफ था वजीराबाद, और वजीराबाद पे जो रेलवे लाइन है और जो सड़क है उसको काट देना, ठीक है सर। ताकि वो जी सर। दोलख्त हो जाए और पूरा आना जाना खत्म हो जाए, और उसके बाद सीज फायर का ऐलान कर देना। जब इंटरनेशनल बॉर्डर पार हुआ 5 और 6 की रात को, 1965 की जंग उस वक्त शुरू होती है। बिल्कुल सर। ठीक है, ये मैं बात कर रहा हूँ फ्रॉम द लॉ पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ वॉर, बिल्कुल। और वो जबरदस्त सब कुछ। सर, बहुत अच्छा है। अब आप मुझे ये बताएं कि क्या उन्होंने लाहौर पे कब्जा कर लिया? क्या उन्होंने करता सियालकोट पे कब्जा कर लिया? हरगिज़ नहीं सर। क्या उन्होंने ये वजीराबाद और लाइन वहां तक पहुंच गए? नहीं सर। और उनका जो हशर हुआ, जो टैंकों की सबसे बड़ी लड़ाई हुई, और कब्रिस्तान वो भी बना आपको सर, पता है। चुंडा में उनके टैंकों का जी, कब्रिस्तान। क्या हुआ? इसके अलावा सर। 2 दिन के बाद, यानी कि ये 6 को जंग शुरू होती है, 8 और 9 के बाद उनका एक जहाज हवा में नहीं उड़ सकता था। हमारे बिल्कुल। शाहीनों ने उनके साथ काफी सारे जहाज जमीन पे तबाह कर दिए, बिल्कुल सर। बाकी जो उड़ता थे वो देख के भाग जाते थे। ऐसे ही है, पठानकोट, हलवाड़ा, जगह जगह पे उनके अच्छा, बेस उसके बाद हमारी नेवी 200 किलोमीटर निकल के द्वारका की जाके ईंट से ईंट बजाई, उनके जबरदस्त। सारे जहाज जाके छुप गए। जबरदस्त। अब मुझे ये बताओ बच्चों, जवानों, जो मेरी बात सुन रहे हो, कि जंग किसको कहते हैं? जबरदस्त। जंग के हमारा हदफ था अपने आप को डिफेंड करना,
उनका हदफ था लाहौर पे कब्जा करना, सियालकोट पे कब्जा करना, ये और फिर जहाज उनके उड़ नहीं रहे, और फिर खेमकरन में आप आगे चले गए सर, खेमकरन में आप उधर captured, चले गए, आपने और capture उसके किया। बाद फिर ये है कि उनकी नेवी सारी छुप गई। अब मुझे कोई बताए कि जो बातें होती हैं कि हमने जंगें हारी हैं, तो 47-48 की जंग हमने कैसे हारी है, ये जंग हमने कैसे हारी है 65 वाली, हमने ये जंग जीती है। कोई मुझसे, मैंने भी स्टाफ कोर्स किया हुआ है, वॉर कोर्स किया हुआ है, बड़े हमारे अपने लोग भी कहते हैं जरा आए ना मुझे बात करें कि भी जंग किसको कहते हैं, जंग के अहदाफ किसको कहते हैं, और हदफ किसने अपना हासिल किया, हमने अपना दिफा कामयाबी से किया या उन्होंने किया। थोड़ा सा आगे चलते हैं, आप थोड़ा सा आपका मैं टाइम ले रहा हूं। नहीं सर प्लीज। ये जो जंग हुई, ये जनरल मुशर्रफ के जमाने में जो कारगिल वॉर, कारगिल वॉर पे हमने जो 9 पीक्स पकड़ ली थी सर, तमाम तर कोशिश के बावजूद हिंदुस्तान ने पूरा टिल का जोर लगा लिया। 2 पीक्स के अलावा वो हमसे नहीं छुड़वा सके। 7 पीक्स पे हमारे लोग बैठे हुए थे जिस दिन सीज फायर, जिस दिन मुआहदा हुआ, सीज फायर तो बात बिल्कुल सर। और अगर ये वापसी का वो ना होता, ठीक है, वो उसमें कुछ खराब, ये नहीं मैं कहता, मैं उसको मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा कि वो ऑपरेशन होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ अपने जवानों की बहादुरी की, मैं बात कर रहा हूँ अपने शहीदों के खून की, जिनके सदके में आज हम जिंदा हैं, जिंदाबाद। तो ये जो हमारी ज्यादा शहादतें हुई उस वक्त हुई, ये हमारी गलती थी बातचीत करने वालों की। जो भी बात करने गया था, बात ये होनी चाहिए थी कि सीज फायर होगा तो हम रिट्रीट करेंगे। उन्होंने कहा नहीं, आप सीज फायर से पहले रिट्रीट करेंगे। हम रिट्रीट कर रहे थे, उनकी शेल जो ना, वो जो एयर शेल होते हैं, उन्होंने मार मार के मारा, और वो 7 पीक हम अगर खुद ना छोड़ते वो कभी हमसे नहीं ले सकते थे। बताओ कौन जीता? छोड़ दे इस बात को कि वो ओवरऑल उसका जो पॉलिटिकल एम था उसमें हम हारे, इसमें कोई शक नहीं। मैं 71 का बात अंदर से गोल, 71 की जंग डेफिनेटली हम हारे, वो हर लिहाज से पॉलिटिकल, बेसिकली वो पॉलिटिको मिलिट्री डिफीट। लेकिन चूंकि पॉलिटिक्स का हेड भी फौजी था, इसलिए आप उसको फौज की मुकम्मल डिफीट कह सकते हैं। उसमें सिर्फ एक बात सोचने की है कि कहते हैं 90,000 कैदी, बिल्कुल 90,000 कैदी थे, उसमें से सिर्फ 34,000 फौजी थे, क्योंकि इतने फौजी वहां थे ही नहीं थे सर। तो ये जो दूसरा है, वो जो बात करते हैं इतना रेप हुआ, ये हुआ, वो अब हम नहीं कहते, वो खुद हिंदुस्तान की किताबें कह रही हैं कि ये गलत है, वो जर्मनी की किताबें कह रही हैं कि ये गलत है, तो सब कुछ। उसके बाद ये जो जंग हुई है अगेंस्ट टेरर, दुनिया की वाहिद फौज है जिसने इतने बड़े अफरियत का जो ना नाक रगड़ दिया है। ठीक है, हमारे बड़े सिविलियन ने कुर्बानियां दी हैं, हमारे जवानों ने बहुत कुर्बानियां दी हैं, कितने ही लोग हमारे शहीद हुए, इसमें कोई शक नहीं, सिविलियन भी और वो भी, लेकिन हमने उसमें कामयाबी हासिल की। हालांकि उसके पीछे बहुत सारी बड़ी बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसीज थी जिन्होंने ये हमला हमारे ऊपर किया हुआ था। तो पहला बयानिया तो इसको मैं रद्द करता हूँ, और मैंने दलीलों के साथ रद्द किया है कि पाकिस्तानी फौज ने जंगें हारी हैं, पाकिस्तानी फौज ने सब जंगें जीती हैं सिवाय 1971 की जंग के। और ये जो हमारे शाहीनों ने अभी किया था इनके साथ, जब इनके जहाज आए थे 2000, अभिनंदन वाला, हाँ, अभी लंदन वाला, वो आपके सामने है। तो ये सिर्फ हमारे बच्चों को, हमारे जवानों को ज़हनी तौर पे हराने के लिए ये बयानिए दिए गए हैं, जो सरासर गलत है। बहुत शुक्रिया सर, मेरे ख्याल में बड़ा ज़बरदस्त तरीके से आपने कवर किया, और जितनी लोगों को जो फॉल्स वो प्रोपेगेंडा था वो उसको डिस्पेल करने में ये बड़ा मददगार होगा। आई एम ग्रेटफुल सर। अच्छा सर, एक और भी जो प्रोपेगेंडा जो लोकली चल रहा होता है इंजीनियर्ड में भी, कि ये भी बाहर से हो, एंटी पाकिस्तान जो एलिमेंट्स हैं, कि जी आर्मी, क्योंकि आप माशाल्लाह सर मेरे ख्याल में DG SD भी रहे हैं, और बजट डायरेक्टरेट आपके अंडर ही होती थी उस जमाने में, या उसके बाद ये उधर चली गई थी सर। ये कि जी फौज 80% बजट खा जाती है, 70% खा जाती है, जो कि बिल्कुल गलत है। कि मेरे ख्याल में 08 का 0 उस तरफ कर देते हैं, 8 का 80 बना देते हैं, और उसमें ट्राई सर्विसेज सबका पूरा डिफेंस बजट। सर इस पे थोड़ा सा काइंडली, ये भी एक गलत प्रोपेगेंडा चल रहा है। देखिए, बात ये है कि ये तो ऐसी चीज है जो कि किताबों से स्ट्रेट अवे देखी जा सकती है ना, आपके कहने की जरूरत है मेरे। एक चीज होती है जिसको कहते हैं बजट बुक, जी सर, उसको देख ले, उसमें लिखा हुआ है भी टोटल आमदनी इतनी थी मुल्क की और ऐसे हुआ। तो जितनी आप पुरानी अगर देखें, तो पहली बात तो ये है कि जो हमारी GDP है उसका हम 3 से 4% इस्तेमाल करते हैं, GDP का सर अफवाज के ऊपर, और हम 12 से 14% जो है ना, मैक्सिमम 18% तक गए हैं सर। 18% ऑफ द बजट, बिल्कुल, फॉर द आर्म्ड फोर्सेज, नॉट आर्मी।
आर्म फोर्सेस, फॉर द आर्म फोर्स। अच्छा, ऑल सारी मतलब उसमें शामिल है। और अगर आप वैसे तो शामिल नहीं करना चाहिए पेंशन वाला जो, क्योंकि फिर तो आप बाकी लोगों की पेंशन भी शामिल करें ना। जब आप जी सर। पुलिस की पेंशन, जब आप कहते हैं एजुकेशन पे इतना खर्च या हुआ सर, था, एजुकेशन की वो बावड़ा, हेल्थ। वहाँ तो भाई हमारे उस पेंशन को तो कर देते हैं अलग, लेकिन बिल्कुल। फौजियों की पेंशन को फौजी बजट में लाने की कोशिश करते हैं। हाँ, चले ये- कर भी ले तो जो पेंशन है वो टोटल जो बजट है फेडरल का वो 11% है, जिसमें से 7% वो आर्मी के ऊपर है। सर। तो आर्मी की पेंशन है 7%, राइट सर। आर्म फोर्सेस, आर्म फोर्सेस की। और आर्म फोर्सेस का बजट है 18%। ठीक हो गया। 18% से तकरीबन आप समझें कि 9% के लगभग आर्मी को आता है। ठीक है सर। बाकी वही जो है ना वो, करना है। लेकिन ये जानना जरूरी है कि जबकि हम अपनी फौज के ऊपर तकरीबन 8 बिलियन डॉलर खर्च करते हैं, जी सर। तो जो हिंदुस्तान है वो 80 बिलियन डॉलर खर्च करता है सालाना, माय गॉडनेस। 10 टाइम्स मोर। और ये किताबों में लिखा हुआ है, ये जो बैलेंस है मिलिट्री Yes, बैलेंस sir. इंटरनेशनल उनकी है। तो आप मतलब ये कि कोई, मैं ये नहीं कहता कि हमें कोई इस बात पे हमें शाबाश स्पेशल दी जाए, सर। लेकिन मेरा ख्याल है कि अपनी हमारी कौम को फख्र होना चाहिए इस बात पे बिल्कुल होना कि चाहिए सर। एक ऐसी फौज के साथ हमारा टाकरा है जो कि 10 गुना ज्यादा बजट कंज्यूम करती है। सर। उनकी जो आर्मी है हमसे 3 गुना बड़ी है, बिल्कुल ऐसे। उनकी जो एयरफोर्स है हमसे 6 गुना बड़ी है या 5 गुना बड़ी है, उनकी नेवी हमसे 7-8 गुना बड़ी है। My God. और वो भी फिर भी वो बातें ही कर सकते हैं और कुछ सर। नहीं कर पाते। आजकल बड़ी बातचीत कर रहे हैं, तो वो तो खैर बाद में कभी हम बात करेंगे। तो ये बजट वाली बात, और फिर ये कि बजट है जाता किधर है। सर। ये कौम की बंदूकें हैं, ये तोपें, अगर हम उन तोपों को चमकाते हैं, उनके गोले हैं, तो ना आपकी जेब में जा रहे हैं ना मेरी जेब में जा बिल्कुल रहे ऐसे ही है हैं। सर। आपकी और मेरी तो तनख्वाह है। बिल्कुल हाँ, हमारी ऐसे। तनख्वाह को जरूर कंपेयर कर ले बाकी लोगों की आमदनी से सर। कि वो कितना वो करते हैं, वो सारा लिखा हुआ है, वो देख लें। या। तो ये एक साफ ज़रा फैलेसी ये है, सर एक है। बयानिया है सर। कि सारा बजट फौज खा जाती है। हाँ, सर। ये मैं मानता हूँ कि वो हम अलग से बात कर सकते हैं कि ये फौजी फर्टिलाइजर और फौजी फाउंडेशन ये क्या मामलात हैं। फौज ऐसे मामलात में बाज़ औक़ात चली जाती है, इनकी बात नहीं कर रहा, सियासी मामलात में जहाँ उसको नहीं जाना चाहिए, ठीक है वो सर। तारीख हमें जी बताती सर। कि नहीं जाने, उसको मैं डिफेंड नहीं करता। ठीक है, सर। वो अपनी जगह पर है। लेकिन ये अगर आप कहें कि जी फौज जो है वो बिजनेसेस में भी है, मैं बिजनेसेस की आपको बात बता देता हूँ। आपको अगर कहा जाए कि आप कहाँ रहना पसंद करेंगे, आप कहेंगे जी DHA में। That's true, sir. अगर आपको कहेंगे आप इलाज कहाँ कराना पसंद करेंगे, आप कहेंगे CMH में। है सही। अगर आप कहेंगे अपने बच्चों को दाखिल कराना किधर कराना, कहिए आर्मी पब्लिक स्कूल में। आपके पास भी आते होंगे बड़े लोगों की आते हैं सिफारिशें सर। कि जी कर दें। बच्चों को बिल्कुल। आपने आर्मी पब्लिक स्कूल में दाखिल कराना है, रहना आपने डिफेंस में है, इलाज Yeah. आपने कराना है, और ये तोहमत रखनी है फौज के ऊपर कि ये क्यों कर रही है। भी जो अच्छे काम कर रही है फौज, That's true. फौज ने सबसे पहले ऑर्गेनाइज्ड लिविंग का किया, जिसमें सिर्फ पांच यूनिफॉर्म लोग होते हैं, जी सर। बाकी सब के सब सिविलियन होते हैं या रिटायर्ड लोग होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, अब अगर रिटायर्ड लोगों पे ये इतराज है कि ये क्यों, अब ये जो फौजी फर्टिलाइजर कंपनी है ये सर। पाकिस्तान की टॉप की कंपनीज में से है, सबसे ज्यादा टैक्स भी अदा करते हैं, माशाल्लाह। सबसे एफिशिएंट भी है। अगर किसान से पूछो किसकी खाद चाहिए, कहेंगे जी फौजी फर्टिलाइजर की, सोना यूरिया चाहिए। सर। ठीक है, तो और वहां पर एक भी यूनिफॉर्म में बंदा नहीं होता, That's true, sir. सब के सब या रिटायर्ड है या फौजी। बिल्कुल। अगर आप ये कहें कि फौजी काम क्यों करते हैं, ठीक है, पर जो ही फौजी रिटायर होता है सड़क पे खड़ी करो, गोली मार दो। मतलब वो जाहिर है। पढ़कर आता है, उसके पास एक एक्सपीरियंस है, ऑर्गेनाइजेशनल उसके पास प्रोग्रेस है, डिसिप्लिन है, वो काम अच्छे तरीके से कर सकता है। तो उससे काम करने में अच्छाई है या बुराई है। और फिर ये कि हाँ, अगर वो टैक्स ना देता हो, कोई ऐसा काम ना करो, कुछ है ऐसे इदारे जिनको थोड़ा सा जरूरत है कि उनको चेक किया जाए, NLC है, FW है, देखा जाए, वो भी बहुत टैक्स दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उनको बाज़ औक़ात बगैर मुसाफकत के काम मिल जाता है, विदाउट कंपटीशन। लेकिन वो देने वाले यही हैं, उनको पता है कि इनको जब काम देंगे ये धड़ाधड़ कर देंगे, जब किसी और को देंगे तो वो ये करेगा वो करेगा। लेकिन फिर भी मैं उसको डिफेंड नहीं करता। मैं कहता हूँ फौज में 100 खराबियां सही, बल्कि मैं आखिरी जुमला ये कहूँगा, देखें फौज इसी माशरे का परताव है। बिल्कुल ऐसे। जितने आप अच्छे या बुरे हैं उतनी ही अच्छी या बुरी फौज है, लेकिन फौज में एक डिसिप्लिन है, एक अकाउंटेबिलिटी है, इसलिए फौज जितनी भी बुरी है आपसे बुरी नहीं है। माशाल्लाह सर,
बहुत ज़बरदस्त बात की है जन साहब ने। व्यूअर्स मैं ये भी बताता चलूँ कि जो फौज में अकाउंटेबिलिटी सिस्टम है, जो चेक एंड बैलेंस सिस्टम है, दैट इज़ दी बेस्ट पूरे पाकिस्तान के उसमें, इसलिए कि मैं खुद डायरेक्टर ऑडिट रहा जीएचक्यू के अंदर साल 1.5 साल। आपके मुख्तलिफ ऑडिट्स होते हैं, पहले आपका इंटरनल ऑडिट होता है, फिर लोकल ऑडिट होता है, फिर एलएओ का, फिर क्वार्टरली होता है, फिर एनुअल होता है, उसके बाद एक्सटर्नल ऑडिट होता है, एंड अल्टीमेटली डायरेक्टर जनरल ऑडिट्स, जो डीजी ऑडिट्स पूरे पाकिस्तान का जो है, उसके सामने भी आप पेश होते हैं। आपके डॉट पैरास भी बनते हैं, पब्लिक अकाउंट कमेटी से नीचे कोई उनको सेटल नहीं कर सकता, और दे आर बेयर मिनिमम। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आपका सिस्टम है सर। इसी से एक लिंक क्वेश्चन क्विकली कर लेते हैं कि एक लोगों को गिला ये भी होता है कि जी फौजी, जैसे आपने पार्शली तो इसको कवर भी कर लिया कि रिटायरमेंट के बाद भी इन्हीं को जॉब मिल जाता है, चाहे वो मेजर है, वो किसी कंपनी में सिक्योरिटी अफसर लग जाता है, लेफ्टिनेंट कर्नल है, आगे ब्रिगेडियर जनरल ऑनवर्ड, मतलब जितने भी हैं, ये भी सर अक्सर लोगों को खामखा से इस पे परेशानी, हालांकि पर्सनली आई से कि दे आर बेटर मैनेजर्स और बड़ी अर्ली एज में रिटायर होते हैं एज कम्पेयर टू द अदर्स। तो सर इस पे भी थोड़ा सा जी देखिए, पहली बात तो ये है कि हम सब लोग एफएससी एफए के बाद पीए में ज्वाइन करते हैं। जी हाँ सर। तो बाय द टाइम वी आर, पहले तो हमें वहीं पर बीएससी की डिग्री मिल जाती थी। अभी ये है कि जब कैप्टन जब बाय द टाइम बन जाते हैं तो यू आर बीएससी और नस्ट से या सर वो सारा। उसके बाद जब स्टाफ कोर्स करते हैं तो बीएससी ऑनर्स हो जाते हैं। जब आप वॉर कोर्स करते हैं तो एमएससी की डिग्री आपको मिल जाती है। बिल्कुल। और तो हमारे बेशुमार लोग हैं जो कि सब पीएचडी हैं। बिल्कुल है सर। मतलब कोई जर्नल आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो कि एमफिल ना हो, बिल्कुल या पीएचडी ना हो। और फिर टेक्निकल तो ये जो है ना एक बात कि ये एफए पास हमें कर रहे हैं, ये भी सर, ये भी एक बड़ा, ये एफए पास के सामने किसी बिठाओ बीए पास को, ताकि वो आपको बताए कि ये कितना एफए पास है। बहुत जबरदस्त बात की है सर। तो इस बात को खैर यहाँ छोड़ देते हैं। तो ये जो बात है आपने की कि देखें फौज में बहुत स्टीप पिरामिड है। बिल्कुल ऐसे। जो इसका मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ जिससे थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि मेरा कोर्स जब हम लोग पीएमए में गए तो हम कोई 313 या ऐसे थे, 300 से ऊपर लोग थे। जी सर। जब हम पास हुए तो हम 256 थे, यानी कि ट्रेनिंग के दौरान ही उन्होंने 50-60 जो है ना वो फारग कर दिए। जब हम लेफ्टिनेंट कर्नल बने तो इसमें से अगर आप ये जो 256 थे, मेरा ख्याल है इसमें से कुछ 150 लेफ्टिनेंट कर्नल बने होंगे सर। अब बाकी जो है वो मेजर ही रिटायर हो गए। बिल्कुल ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ आपको, और मेजर भी 40-42 साल हाँ, उनकी कोई उम्र ही नहीं होती। उसके बाद हमारे 60 ब्रिगेडियर बने उस 256 में से। उसके बाद हमारे 11 मेजर जनरल बने। उसके बाद हमारे 3 लेफ्टिनेंट जनरल बने, और उसमें मैं वाहिद कोर कमांडर था। तो अभी आप ये देखें कि उस बिल्कुल, तो अब ये जो लोग बिखर रहे हैं, आपने उनको क्या करना है? वो लोग पढ़े लिखे भी हैं, वो लोग डिसिप्लिन भी हैं, उनको मैनेजमेंट के गुर भी आते हैं, और अभी वो दमखम भी है। वो ऐसे रिटायर नहीं है जैसे बाकी रिटायर होते हैं। 60 साल वाला, 60 साल में तो जनरल भी उससे पहले रिटायर हो जाता है। 57 में जनरल रिटायर हो जाता है, मेजर जनरल शायद 56 में हो जाता है। ये लोगों को पता नहीं है। और ब्रिगेडियर तो आप बहुत पहले। तो अगर कोई 70 साल के बाद नौकरी तलाश करे तो फिर तो आप कहते हैं कि यार 70 साल फौज में नौकरी की, अभी इधर भी आके हो गए। भाई वो उधर 25 साल नौकरी करके आया। हमारे सिपाही जो है 15 साल के बाद भी चले जाते हैं। वो एक मजबूत, फिजिकली मजबूत, मेंटली मजबूत, किसी नॉलेज के वाले लोग हैं, और वो जाके कोई मिन्नतें नहीं करते कि हमें आप नौकरी दें। लोग नौकरियां देते हैं उनको, बुलाते हैं। आप जितने आपके कामयाब इदारे हैं ना, मिसाल के तौर पे उसमें 100 बातें और हो सकती हैं। मलिक रियाज साहब के जो बैरिया है, आप जाके चेक कर लें कि बैरिया चला कौन रहा है। ऐसा ही है, ठीक है, मैं नहीं कहता, आप जाके चेक कर लें। ऐसा ही है। तो किसी भी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन को जाके देखें कि वो कैसे है। तो ठीक है, हमें सबको मिलकर काम करना है, और उसके जो आपकी इस्तेदाद है उसके मुताबिक करना चाहिए। प्रोफेशनल्स को मौका देना चाहिए, लेकिन ये नहीं कहना चाहिए कि अगर 35 साल या 40 साल के बाद एक बंदा फौज छोड़कर आ गया तो वो बस अब घर बैठ जाए। ऐसा तो नहीं हो सकता। बहुत जबरदस्त बात की है सर आपने, क्योंकि सर देखें सिविल में जो भी जाता है ना, उसने 60 साल नौकरी पूरी करनी होती है। फौज में एक सिस्टम है, मेजर जो है वो 42 साल, और जिस तरह आपने बताया कि लेफ्टिनेंट कर्नल में भी 47 ईयर्स, 45 ईयर्स की एज में, ब्रिगेडियर जो है वो 50-51, और इवन लेफ्टिनेंट जनरल 57 ईयर्स। तो जब इतनी अर्ली एज में मेजर रिटायर होता है लेफ्टिनेंट कर्नल, तो बच्चे भी उनके छोटे होते हैं, उन्होंने पढ़ना होता है। देन प्रमोशन सिस्टम में भी देखें सर कि आर्मी में मे बी 10% ग्रेड 20 को पहुंचते हैं, या मे बी 15% पहुंचते होंगे।
सिविल में जो है अराउंड 50 to 60%। हाँ वहाँ तो सब तो वहाँ पे ज्यादा है सर। अच्छा सर, अब थोड़ा सा फौजी इससे हट के लाइटर सी आपसे एक दो बातें करना चाहता हूँ। एक तो सर ये काइंडली बताइए कि आप माशाल्लाह बड़ी वेलफेयर के भी आप काम करते हैं, वैसे भी किसी को कोई एडवाइस भी चाहिए, गाइडेंस चाहिए, कैरियर काउंसलिंग चाहिए, एजुकेशन में हेल्प चाहिए, यू हैड बीन ऑलवेज वेरी फोर्थकमिंग। तो कोई सर एक वेलफेयर प्रोजेक्ट भी आप चला रहे हो, किस नौयत के अगर बताएं। वैसे तो कहते हैं नेकी नहीं बतानी चाहिए, लेकिन सर मैं इसके हक में हूं कि इट इज एन इंस्पिरेशन, लोगों को इससे और ड्राइव मिलती है, मोटिवेट होते हैं, वो भी अच्छे काम करते हैं। सर इस नुक्ता नजर से काइंडली देखिए, पहली बात तो ये है कि अल्लाह ताला का बड़ा करम रहा मेरे ऊपर, और मेरे साथ बहुत सारे साथी हैं, उनका मैं जिक्र करूंगा। जो हम तो अपनी जान हथेली पे रख के हर जगह जाते थे, बिल्कुल ऐसे, और पूरी तनदही के साथ अपना काम करते थे। हमारे बड़े अच्छे दोस्त जो हमसे बेहतर थे, सर। वो कोई कर्नल रिटायर हो गए, कोई ब्रिगेडियर रिटायर हो गए, हमें अल्लाह मियाँ ने जनरल के रैंक तक माशाल्लाह पहुंचा सर। दिया। और ये मैं समझता हूँ कि ये माँ बाप की दुआएं, और जिन लोगों को हम कमांड करते थे, हमारे दोस्तों भाइयों की दुआएं, कोई हमारी एहलियत बाकियों से कोई इतनी ज़्यादा नहीं थी, 19-20 का फ़र्क होगा जो भी है। आप अगर एक सर्वे करें सर और ये पता लगाएं कि ये जो सीनियर ऑफिसर्स रिटायर होते हैं पाकिस्तान आर्मी के, एयरफोर्स के, नेवी के, ये कर क्या रहे हैं, आप हैरान हो जाएंगे मेरी इस बात से जो मैं आपको बताने वाला हूँ। उसमें से 70% लोग, 70% ऑफ रिटायर्ड 2 स्टार्स एंड 3 स्टार्स, दे आर इनटू दिस वर्क। ये अपने माशाल्लाह, काम, welfare, किसी ने वेलफेयर वर्क, सोशल, किसी ने स्कूल खोला सेक्टर, हुआ है, माशाल्लाह, किसी ने हॉस्पिटल खोला हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही है आप सर। ये जो मेरी बात है इसको वेरीफाई करें। आई नो इट सर, बहुत सारे, हाँ जी, बल्कि बहुत सारे मैं लोग। इस पे एक आइंदा तो एक अल्लाह ताला ने मुझे भी, और मैं इसकी जो ना ज़्यादा क्रेडिट अपने मरहूम वाले साहब को दूंगा, वो रिटायर्ड मेजर थे, तो उन्होंने इसमें साफ ज़ाहिर है कि मुझे थोड़ा सा इंसेंटिव भी दिया। तो हमने अपने गांव में पहले एक लगाया फिल्ट्रेशन प्लांट, आरओ प्लांट, माशाल्लाह। अच्छा सर। और वो इतना बड़ा आरओ प्लांट है अल्लाह ताला के फजल करम से कि 8 गांव के लोग वहाँ, हमारे इलाके का पानी खारा है सर, मैं मुल्तान के इलाके मखदूम रशीद के पास जी सर, के हम रहने वाले हैं, तो वो 8 गांव अच्छा, कनस्तर भर भर के पानी लेकर जाते हैं और वो पूरा होता है अल्लाह ताला के फजल करम से। माशाल्लाह सर। इसको 12 साल हो गए हैं या 15 साल हो गए इस प्लांट को लगे हुए, सर। और वो चल रहा है। ज़्यादातर प्लांट हमारे जो गवर्नमेंट लगाती है वो बंद हो जाते हैं मेंटेनेंस ना होने की वजह से। अच्छा सर। और वो हमने उनको पर घर 100 रुपया रखा हुआ है ताकि इसकी मेंटेन कर। अच्छा, वो उसमें भी जो गरीब लोग नहीं देते, नहीं है सर ये तो। गरीब लोग नहीं देते, अच्छा, कोई नहीं पूछता उनसे, आपने वो बस अच्छा, डाल देते हैं तो वो हम कर लेते हैं, बाकी हम खुद उसको मैनेज करते हैं। माशाल्लाह सर। दूसरा, हमने वहाँ पर एक डिस्पेंसरी बनाई है अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट के तावन से। सर वो ज़मीन मेरे ख़ानदान ने दी है, वो जो उसके ऊपर हॉस्पिटल बनाया वो मैंने बनाया है तकरीबन 2 करोड़ लगाकर। और वहाँ पर रोज़ाना 50-60 मरीज़, वहाँ जहाँ के पैरासीटामोल भी नहीं मिलती थी, सर। अभी वहाँ पर अल्ट्रासाउंड हो सकता है, अच्छा वहाँ पर ईसीजी हो सकती है, वहाँ पर बेसिक जो आपके टेस्ट हैं ब्लड के वो हो सकते हैं, सर। वहाँ पे एम्बुलेंस मौजूद है कि किसी को लेकर जाना पड़े इमरजेंसी में, और वो फ्री दवाइयाँ अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट वाले देते हैं। अच्छा, डॉक्टर साहब आते हैं वहाँ पर, लेडी हेल्थ विजिटर है। तो अल्लाह ताला का करम है, और मैं साल में 2 दफ़ा फ्री आई कैंप लगाते हैं, वो ये जो अल शफा आई ट्रस्ट है इनकी मदद से है। जिंदाबाद सर। तो मिलजुल कर ये काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला उसमें बरकत डाले। लेकिन ये मुझसे बेहतर काम और बहुत से लोग कर रहे हैं। ये बड़ा पन है सर आपका, माशाल्लाह, डूइंग अ ग्रेट जॉब। और ये भी एक सर है कि पीपल टेक यू एज अ रोल मॉडल, और बहुत सारे लोग इस तरह के रिटायर्ड जनरल ऑफिसर्स आई हैव सीन कि बहुत सारे वो कर रहे हैं गिरदनवा में भी। लेकिन सर ये बहुत बड़ा काम है, और उस एरिया में जहाँ आप कर रहे हैं वहाँ पे ज़रूरत भी है सर, वो थोड़ा सा निगलेक्टेड एरिया है। अच्छा सर, माशाल्लाह मुताले का आपको शौक़ है, लिखते भी बहुत अच्छे हैं सर, बोलते भी हैं, तो कोई है सर फेवरेट, किसको पढ़ते हैं? देखिए, बेसिकली जब फ़नून लतीफ़ा की बात आती है ना, तो वो तो उसको बाद में बात करते हैं। जो सीरियस स्टडीज़ हैं, मुझे ह्यूमन साइकोलॉजी पढ़ने का शुरू से ही शौक़ था। अच्छा, माशाल्लाह। और इसी पर मैंने सारी किताबें पढ़ी हैं, जितने मेंस का साइकोलॉजिस्ट हैं उनको पढ़ा है, और ये मुझे बहुत फ़ायदा पहुंचाता था अपने प्रोफेशन में भी, माशाल्लाह, क्योंकि आपने लोगों से डील नेचुरली सर, वो आप पब्लिक लोगों से डील करना, तो ख़ानदान में आपको अपनी ज़िंदगी गुजारने में भी उसका फ़ायदा होता है, क्योंकि आपके साथ वाले, आपके बाल बच्चे, आपके बड़े, सर उनको नुकसान भी नहीं होता, देयर अंडर ऑब्जर्वेशन, कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग भी तो होती रहती है। तो ये है। बाकी ये कि मुझे अच्छी म्यूजिक का शौक है, मुझे अच्छी शायरी का शौक है। तो सर किस शायर को? अल्लामा इकबाल। लेकिन बहुत सारे शायर हैं जो कि इतने मशहूर नहीं है, उनके शायद नाम भी हमें ना पता। मिसाल के तौर पे कुछ अशार, मिसाल के तौर पे
ये कि मैं ऐसे शख्स को जिंदों में क्या शुमार करूं वाह वाह, जो सोचता भी नहीं, ख्वाब देखता भी नहीं। ओहो हो वाह। जी सर। जी, और दूसरा जो मेरे ज़हन में आता है वो एक शायर हैं हिंदुस्तान के, उनका कि ये क्या कि सूरज पे घर बनाना, वाह फिर उसमें छांव तलाश करना, वाह वाह सर, खड़े भी होना तो दलदलों में, फिर अपने पांव तलाश करना। ब्यूटीफुल सर, ये काफ़ी बहुत उनकी नज़म खूबसूरत, है अच्छी। तो बहुत आला मेरे सर। ख्याल है हस्बे हाल भी है कि हमें अगर दलदल में खड़े होकर फिर ये शिकायत करना कि ये हमारे साथ क्यों हो रहा है, सर तो आप। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, कि इस वक्त हमने ये देखा है कि मुल्क की सियासत में कोई सच एजुकेशन का तो कोई है ही ना, स्टैंडर्ड्स ही नहीं है, मतलब मैट्रिक बीए या एफए कुछ भी नहीं अनफॉर्चुनेटली। लेकिन आई हैव सीन फ्यू एजुकेटेड पीपल आर आल्सो देयर एंड फ्यू रिटायर्ड जनरल ऑफिसर्स, वो भी पॉलिटिक्स में रहे। तो सर कभी आपका इस तरफ ध्यान आया? बिकॉज आई थिंक कि आप जैसे लोगों की ज़रूरत है जो वेलफेयर वर्क्स में भी हैं, बाकी भी पॉपुलर भी हैं, और माशाल्लाह एक पॉजिटिविटी भी है। तो ख्याल है सर कभी कोई इस तरफ आने का सियासत की? एक दो बातें मैं करना चाहिए। एक तो मैं ये समझता हूँ कि नई पौध और यंगर ब्लड को आना चाहिए सियासत में भी, हर जगह भी। बहरहाल तजर्बे का भी एक अपना वो है, बुनियाद है, रोल है। पहली बात तो ये कि मुझे, चूँकि मैं मिलता रहता था, मैं रहा हूँ, आपको पता है, डिफेंस मिनिस्टर फॉर सम टाइम, और जैसे डिफेंस सेक्रेटरी के दौर में भी हर पार्टी में बेहतरीन लोग मौजूद हैं सर, अच्छे अच्छे लोग मौजूद हैं, बड़े प्रोफेशनल लोग मौजूद हैं माशाल्लाह। लेकिन कोई हमारा निज़ाम इस तरह का है कि कोई मौरूसियत ने काबू पा लिया है, और कहीं पर शख्सियत परस्ती की वजह से वो मरकूज़ कर देते हैं अपनी सारी तवज्जो चंद अफराद के ऊपर या एक बंदे के ऊपर, जिसकी वजह से अच्छे लोग ऊपर आ नहीं पाते। तो ये जो आप बात कर रहे हैं इसके बारे में सोचा जा सकता है। साफ ज़रा मैं इसमें, चूँकि सियासत में ये है कि आपको टिकट लेने के लिए या पीछे पीछे फिरना पड़ता है कि जी रिक्वेस्टें करनी पड़ती हैं, वो मेरी तबीयत में नहीं है। देखेंगे अगर कभी कोई ऐसा मौका मिला तो मैं ज़रूर खिदमत करने की कोशिश करूँगा। मैं तो बल्कि ये कहता हूँ कि बगैर किसी अपॉइंटमेंट के, बगैर किसी एमएनए के, बगैर किसी सेनेटर के कोई काम मुझे दे दें जो कि समझा जाता है कि मैं कर सकता हूँ, तो वो करके मुझे बड़ी खुशी होगी कि मैं अपने आवाम के लिए कुछ फायदा। माशाल्लाह सर, ये इतना बड़ी, आई मस्ट से कि इट्स अ ग्रेट जेस्चर, जहाँ ये कह रहे हैं कि मुझे कोई अपॉइंटमेंट, कोई ओहदा, कोई वो नहीं, मतलब बेलॉस जो है सेल्फ, जब तक जान में जान है, और जब तक जान में जान है सर, अल्लाह ताला आपको हिम्मत देगा इंशाल्लाह। और ये भी बड़ी अच्छी बात है कि जो पार्टीज भी हैं, मैं ये नहीं कि वो मैं किसी को कह रहा हूँ, लेकिन दे शुड ऑल्सो थिंक कि ऐसे लोग हैं बेलॉस लोग जो जिनके पीछे आपको जाना चाहिए। अगर मुल्क को सुधारना है तो अच्छे लोगों को लेके आगे आना है, तो खुद से जाएं, बजाय इसके कि अपने पीछे लोगों की लाइनें लगवाएं कि टिकट के लिए आपके पास आए। तो इंशाल्लाह सर उम्मीद है, अल्लाह ताला ने चाहा तो आप जैसे लोगों को आना चाहिए। सर एक आखिरी, आपका बहुत टाइम लिया हमने सर, वादे पे कायम रहना कि ये आखिरी है। ये आखिरी है सर, ये मेरा वादा है सर। और यहाँ पे ये भी बताता चलो व्यूअर्स के, जनरल साहब माशाल्लाह जैसे जिक्र किया कि केयर टेकर गवर्नमेंट में डिफेंस मिनिस्टर भी रहे माशाल्लाह, तो इस लिहाज से भी सर आपको तजर्बा भी है और आगे भी इंशाल्लाह पाएंगे। अच्छा सर, आगे ये भी, चूँकि अगस्त का महीना आज़ादी का महीना, योम आज़ादी इसमें हम मनाते हैं, बड़े कुरफर से झंडियाँ झंडे वो सारा कुछ मोपू शोपू बजा के, वो तो अपनी जगह लेकिन सर कोई मैसेज आप देना चाहें कौम को इस मौके पे? ये आखिरी सवाल है सर। जी, मेरा ख्याल है कि एक मैसेज मैं देना चाहूँगा। आपने मौका दिया, बड़ी अच्छी बात है। पहली बात यह है कि मेरी पूरी उम्र का निचोड़ और तजुर्बा ये कहता है कि पाकिस्तान किसी भी सूरत में एक गरीब मुल्क हो नहीं सकता। माशाल्लाह। जब मैं ये देखता हूँ कि यहाँ पर हमारी पैदावार ठीक है, इसको बढ़ा सकते हैं, लेकिन फिर भी हम अपना खाना पीना तकरीबन पूरा कर रहे हैं सर, वो खुदनी तेल वगैरह के अलावा, और यहाँ पर फल हैं, सब्जियाँ हैं, हमारे लोग हैं, नौजवान हैं, इतने कारपेंटर हैं, लोग काम करने वाले हैं, उनको थोड़ी सी और ज़रूरत है कि उनको अपना काम में ज़्यादा अच्छा सिखाया जाए। तो हम अपनी बहुत सारी चीज़ें खुद बनाते हैं। हमें गरीब बनाया गया है, हम गरीब नहीं हैं। हमें अपनी नज़रों में गिराया गया है, हम इतनी गिरी हुई कौम नहीं है। हमारे ज़हनों पर हमला किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि तुम तो कोई कौम नहीं हो, हमारे तो घुटने लग गए हैं, वो आगे निकल गया, वो आगे निकल गया। अपनी तमाम खूबियाँ छुपाई जा रही हैं, तमाम खामियां सामने लाई जा रही हैं,
और इसमें कुछ हमारे लोग काम कर रहे हैं और दुश्मन उसको मल्टीप्लाई कर रहा है। एक तो मेरे बच्चों ये याद रखो कि गिरे हुए को कोई और नहीं उठाता, खुद आपने खड़े होना है। और ये याद रखो कि जो अपनी इज्जत खुद नहीं करता कोई और उसकी इज्जत नहीं करता है। अपने ज़हन में, अपने दिल में अपनी इज्जत पैदा करो तो खुद ब खुद लोग आपकी इज्जत करेंगे। एक बात, दूसरी बहुत अहम बात है कि किसी भी मुल्क की अफवाज और अवाम जब तक जुड़े ना रहें उस वक्त तक वो मुल्क का जो हैबत है वो दुश्मन के ऊपर ख़त्म हो जाती है, कम हो जाती है। सिर्फ ये न्यूक्लियर हथियारों का होना और ये काफ़ी नहीं है, कौम का और फ़ौज का जुड़कर रहना बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहता कि फ़ौज से कोई ऐसी बातें नहीं हुई हैं या कोई खामियां नहीं है उनमें या उनसे कोई कोताहियां नहीं हुई हैं, लेकिन फिर भी वो है तो हमारी फ़ौज। बिल्कुल। और अगर खुदा न खास्ता हमारी फ़ौज ना हुई, जो कि एक छत है हमारे ऊपर हमारी प्रोटेक्शन के लिए, इसमें खुदारा सुराख ना करो, इसके ऊपर आप उंगलियां ना उठाओ। अगर उनमें कोई खराबियां हैं वो हो जाएंगी, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी, उनको हम ठीक कर लेंगे, लेकिन ओवरऑल जुड़ के रहो इसके साथ ताकि किसी और को मौका ना मिले। अगर खुदा ना खास्ता कोई और फौज आ गई तो फिर आपको पता चलेगा कि इज्जतें कैसे मिसमार की जाती हैं, और फिर आपको पता चलेगा कि गुर्बत किसको कहते हैं, और फिर आपको पता चलेगा कि आज़ादी की क्या कीमत है। अल्लाह ना करे कि वो वक्त कभी आए। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि फ़ौज को भी चाहिए कि अवाम के जज्बात और उनकी राय का एहतराम करें, और अवाम को भी चाहिए कि दुश्मन के फैलाए हुए प्रोपेगेंडे में ना आए और अपनी फ़ौज के साथ जुड़ के रहें। सर बहुत शुक्रिया, बड़ी ज़बरदस्त बात की आपने। देयर इज़ अ फेमस सेइंग कि देयर हैज़ टू बी वन आर्मी इन योर कंट्री, इफ़ नॉट योर्स इट वुड बी ऑफ सम अदर कंट्री, अनफॉर्चुनेटली। और अल्लाह ना करे वो। जन साहब ने बहुत खूबसूरत बात की है सर आपने कि जुड़ के रहें फ़ौज के साथ। गलतियाँ, छोटी मोटी गलत फहमियाँ होती रहती हैं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं होता कि आप अपने साइबान के अंदर ही छेद करना शुरू कर दें। बहुत खूबसूरत मैसेज सर आपने दिया, और मैं बड़ा मशकूर हूँ सर कि आपने बहुत टाइम दिया है सर। और एक आध दफ़ा और मैं व्यूअर्स के सामने आपसे कमिटमेंट लेना चाहता हूँ सर, क्योंकि मुख्तलिफ मौज़ूआत हैं सर, आपसे एक दो दफ़ा और टाइम लूंगा फॉर डिफरेंट व्हील। आप छोटे भाई हैं, आप 100 दफ़ा आए। जज़ाकल्लाह सर, अल्लाह आपका हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी नासिर हो, अल्लाह ताला पूरी कौम का, आलम इस्लाम का, और ख़ुसूसी तौर पे हम पाकिस्तानियों का हामी नासिर हो। इसके साथ ही दोस्तों इजाज़त चाहता हूँ। जनरल साहब का बहुत शुक्रिया इस नारे के साथ कि पाकिस्तान जिंदाबाद।